नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं मध्य प्रदेश की राजनीति पर जरा नए सिरे से चर्चा करने मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दीपक तिवारी जी के पास आया हूं। दरअसल हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी, कांग्रेस का भविष्य क्या होगा भारतीय जनता पार्टी का भविष्य, और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं जिसमें शिवराज जी हैं, कैलाश जी हैं, BD शर्मा हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बदला जाना है, और बदला जाना है तो कौन हो सकता है। इन तमाम सारे रहस्य को सुलझाने के लिए और इन सवालों के जवाब के लिए मैं आया हूँ वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी के पास। मैं बातचीत शुरू करूँ इसके पहले अपने दर्शकों को बता दूँ कि आज का मौसम बड़ा सुहाना है। भोपाल का 12:45 दोपहर के बज रहे हैं और हम लोग खुले में यदि इंटरव्यू कर रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना ठंडा यहाँ का वातावरण है। अब यहाँ गर्मी नहीं मतलब महसूस हो रही है। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मौसम भी बहुत अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि आज अपने दर्शकों को आपके जरिए मध्य प्रदेश के मौसम की जानकारी दें, खासकर राजनीतिक मौसम की। तो सबसे पहला सवाल मेरा है कांग्रेस को लेकर कि ये जो जिस तरह से लंबे समय बाद 29-0 हुआ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी सीटें ले गई, कांग्रेस को शून्य मिला है, इसके पीछे कारण क्या देखते हैं और आखिरकार ये कांग्रेस कितने पतन की, कितने नीचे जाएगी, क्योंकि अब इससे बड़ा क्या इससे बुरा दौर भी कांग्रेस का हो सकता है मध्य प्रदेश में। क्या आपने बहुत अच्छी बात कही, शुरुआत करी कि मौसम बहुत अच्छा है, पर मध्य प्रदेश का राजनीतिक मौसम मुझे लग रहा है कि अब खराब होने की दिशा में बढ़ चला है। उसके बहुत से कारण हैं जिन पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस रफ वेदर से ही नहीं गुजर रही है। कांग्रेस बहुत, जिसको कहें कि मध्य प्रदेश में मरणासन स्थिति में आ चुकी है। कांग्रेस की ये जो दुर्दशा हुई है, इसके पीछे मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता नहीं है, जनता ने दुर्दशा नहीं की है कांग्रेस की। कांग्रेस की ये दुर्दशा कांग्रेस के नेताओं ने की है। ऐसा माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, हालांकि चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का बहुत साथ दिया, 40% से कुछ थोड़े ज़्यादा वोट दिए। 40% वोट मिलना कम नहीं होता, पर सरकार नहीं बनी क्योंकि संख्या भारतीय जनता पार्टी की विधायकों के रूप में काफ़ी ज़्यादा थी। उस समय माना गया कि कांग्रेस की दुर्दशा को लेके कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और जो सीनियर लीडर्स हैं वो जिम्मेदार हैं। माना नहीं गया, सही बात है, क्योंकि जो लीडर है उसको तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद में नए निज़ाम के लिए मध्य प्रदेश में भेजा गया, युवाओं को भेजा गया, जीतू पटवारी को भेजा गया। जीतू पटवारी ने भी मध्य प्रदेश में, अगर हम ये कहें कि उस जो स्थिति थी 40% की स्थिति थी, उसमें कुछ जोड़ना चाहिए था, तो जोड़ा तो नहीं और उल्टा घटा दिया। आज 32% पे आ गए हैं, 8% वोट कम हुए लोकसभा में। आज, हालांकि लोकसभा में हमेशा से मध्य प्रदेश में बीजेपी की तुलना में पिछली बार 35 थे, लगभग 3% कम हुआ, वो भी कम मिलते रहे हैं। पर जो वातावरण है कांग्रेस का, जो मोराल है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। जीतू पटवारी को लेकर शुरू में एक वर्ग था जिसको लग रहा था कि हाँ भाई कुछ परिवर्तन होगा, पर वैसा नहीं हो पाया। अब तो लोग ये भी कहने लगे कि क्या कमलनाथ अगर रहते तो क्या परिणाम अच्छे होते। अब होते नहीं होते ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कांग्रेस की जो हालत हुई, जिस तरह से लोगों ने दल बदल किया, जिस तरह से इस बात की अफवाहें चली कि खुद कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे, उस बात ने कांग्रेस का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। कांग्रेस के नेता रावत, चंबल के जो हैं रामनिवास रावत, जिस तरह से वो चले गए, कांग्रेस की सिटिंग MLA चली गई, छिंदवाड़ा से MLA चले गए, उसके अलावा जिस तरह से नेता आ गए, तो इन सब लोगों के कारण एक वातावरण का कांग्रेस को नुकसान हुआ जो अंत में वोट में परिलक्षित हुआ। ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए सभी के लिए कि मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी हैं, देश के सबसे ज़्यादा आदिवासी हैं, 18% के करीब दलित हैं, माइनॉरिटी हैं 6-7%, OBC हैं 50%। यही दलित आदिवासी माइनॉरिटीज़ ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का साथ दिया, पर वो मध्य प्रदेश में साथ नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश के नेता ज़मीन पर लड़ने को तैयार नहीं हैं। आज तक पिछले 6 महीने 7 महीने में जब से सरकार हारी, कांग्रेस ने क्या ज़मीन पर कौन सा आंदोलन किया? भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम 3,000 रुपये क्रमशः महिलाओं के लिए हर महीने का बढ़ाएंगे। क्या उसको लेके आज तक एक प्रदर्शन कांग्रेस ने किया? इतनी भीषण समस्याएं इस गर्मी के दौरान हुई,
पानी की, पेयजल की समस्या, क्या कहीं पर कांग्रेस के नेता दिखे? थोड़ा बहुत एक यूथ कांग्रेस में एक नया अध्यक्ष जो इनके बने हैं ग्वालियर के दर्शन सिंह, मितेंद्र दर्शन सिंह, वो एक पता चला कि बड़वानी में कोई एक आंदोलन करके आए थे। तो जब तक कांग्रेस जनता की लड़ाई नहीं लड़ेगी, जनता कांग्रेस के साथ में क्यों खड़ी हो? क्या कांग्रेस के नेताओं का जो पूर्व है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, बड़े बड़े जो उनकी झांकियां होती थी, उस झांकी के लिए कांग्रेस के लिए वोट दे? और अगर हम कहते झांकी की ही बात है, तो आज तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी झांकी है। ज़्यादा फॉर्च्यूनर तो भाजपा के मंत्रियों और नेताओं के साथ चलती हैं, ज़्यादा जहाज और हेलीकॉप्टर तो भाजपा के नेताओं के साथ चलते हैं। तो इनका भी एक दिन ऐसा आएगा मध्य प्रदेश में जब हम लोग कांग्रेस की। दीपक जी, अभी आपने सुना होगा अजय सिंह जी ने 2-3 मुद्दे उठा दिए हैं पार्टी के अंदर। उन्होंने कहा है कि इसके पहले जब हम हारे थे तो हमने इस्तीफा दिया था। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जीतू को इस बारे में विचार करना चाहिए। क्या सबसे बड़ी बात है, जीतू को बने हुए अभी 3-4 महीने हुए हैं, उनकी टीम भी गठित नहीं हो पाई है, अकेले ने पूरा किला लड़ाया। तो ये तमाम सारी गलतियां तो उनकी हैं। दूसरी बात उन्होंने कही है कि कमलनाथ जी का जो एक भ्रम का माहौल जिसको आप कोट कर रहे थे अभी, कि कमलनाथ जी जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे, ये सब चीज़ है। तो ये तमाम सारे मुद्दे अजय सिंह ने उठाए हैं। देखिए क्या होता है कि पार्टी का नेता मीडिया के सामने तभी आता है जब पार्टी के फोरम पे उसको बात करने का मौका नहीं मिलता। क्या कारण है कि कांग्रेस मंथन करने को तैयार नहीं है, चिंतन करने को तैयार नहीं है, अपने नेताओं के साथ बैठने को तैयार नहीं है, उनकी सुनने को तैयार नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस मतलब क्या? कांग्रेस उसके नेताओं का इतना अहंकार है। क्या अजय सिंह ने, जिन्होंने ये बयान दिया, क्या इन्होंने पार्टी फोरम में पहले ये बात कही थी? क्या कमलनाथ और जो जीतू पटवारी के बीच में जो जंग चल रही थी, क्या पहले नेता बैठकर इसका समाधान नहीं कर सकते थे? क्या दिग्विजय सिंह ने जो बाहर जाके बातें कहीं या नहीं कहीं, या दिग्विजय सिंह के प्रति जो पार्टी का जो रोष है, तो ये इन लोगों के अहंकार इतने ज़्यादा हैं। और जब तक कांग्रेस की ये सीनियर लीडरशिप मध्य प्रदेश में रहेगी, रवीन जी, आप यकीन मानिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस का कभी भला नहीं होगा। क्योंकि मुझे पता है कि कांग्रेस के ज़्यादातर नेता अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर कभी पार्टी की नहीं सोचते। मुझे आपने यदि अध्यक्ष बना दिया, मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया तो सब ठीक, अन्यथा सब खराब। सुरेश पचौरी जैसा नेता कांग्रेस को छोड़ के चला गया, मैं उस पर कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है कि अगर सुरेश पचौरी जैसे नेता यदि कांग्रेस के भीतर रह के टिकट बांट रहे थे, तो कांग्रेस को खुद सोचना चाहिए था कि जिसका दिल बीजेपी के साथ जा चुका है, ऐसे लोगों को। और जहाँ तक मीडिया में खड़े होकर इन लोगों की बातें करने की जो है कांग्रेसियों की, तो उसके लिए यही मुबारक, तो मध्य प्रदेश में ये बहुत अच्छा अवसर है कि या तो कांग्रेस अपना नया नेतृत्व उभारे, नए लोगों को अवसर दे, नए नए युवाओं को आगे बढ़ाए, अन्यथा मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि अब यहाँ पर एक क्षेत्रीय दल बढ़ना चाहिए। अब वो कैसे होगा? एक अच्छा अवसर था 2008 के पहले 5-6 के समय, जब उमा भारती ने विद्रोह किया था भारतीय जनता पार्टी से, क्षेत्रीय दल उभरने की संभावनाएं थी। पर उमा भारती, जो कि अपनी राजनीति के लिए प्रचलित हैं कि उहापोह की राजनीति, कन्फ्यूजन की राजनीति, उन्हें खुद पता नहीं चलता क्या है, तो अंत में कुल मिला के वो कुछ नहीं कर पाई। तो वैसा अवसर मुझे नहीं दिखता, लेकिन राजनीति में कुछ भी होता है। तो क्या अगर मध्य प्रदेश के जो युवा, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर व्यापम कांड हुआ है, जहां पर लाखों बच्चों का भविष्य खराब हुआ, मध्य प्रदेश वो जहां है जहां पर अभी हाल ही में नर्सिंग घोटाला हुआ है, मध्य प्रदेश वो जगह है जहां पर कि छात्रों, युवाओं का कोई भविष्य नहीं है, यहाँ पर जो बेरोजगारी की स्थिति है कोई बहुत अच्छी तो क्या बहुत बुरी है। तो ऐसी जगह पर अगर युवा नेतृत्व आज अगर निकल के सामने आता है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अवसर है। पर देखिए क्या होता है, शायद कांग्रेस अपने अब मैं कांग्रेस से आपको बीजेपी की ओर ले चलता हूं। इस समय एक चर्चा पूरे देश भर में है, और वो है कि शिवराज सिंह जी चौहान राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय चित्र पर छाने वाले हैं। उनकी भूमिका अगले कुछ दिनों में तय होगी। आप किस रूप में शिवराज जी की भूमिका देखते हैं? शिवराज जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के अभी तक के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें कोई शुबा नहीं। और जो 166 सीटें मिली, उसके लिए एक किसी व्यक्ति को श्रेय जाता है तो शिवराज जी को। ये बात दूसरी है कि पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया है, या ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी अंदरूनी व्यवस्था है जो चलती रहती है। पर अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, मैं मानता हूँ शिवराज जी हैं, उनके साथ के उनके सहयोगी प्रहलाद भी हैं, कैलाश जी भी हैं, लेकिन शिवराज जी ने अपना एक अलग मुकाम बनाया है। उनकी क्या भूमिका देख रहे हैं दिल्ली की राजनीति में?
देखिए, शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। ये कथन आपका एक अर्थ में सही है, पर जब से शिवराज सिंह विज्ञापनों में नहीं छप रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के, जब से शिवराज सिंह को टेलीविज़न पे दिखाना बंद हो गया, क्योंकि अब तो उनके पास में जनसंपर्क है नहीं, तब से पूछिए कि कौन लोकप्रिय नेता है। उस तरह से देखा जाए तो आज लोकप्रिय नेता तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, क्योंकि वो तो 29 में से 29 सीटें जिताई हैं। शिवराज सिंह पूरी तरह से, जिसको कहें कि वो एक लाडली बहना स्कीम कह लें, सरकार के पैसे से चलाई थी। कोई इनका अपना कोई नहीं है। शिवराज सिंह ने ऐसा कुछ मध्य प्रदेश में मूलभूत काम नहीं कर दिया कि मध्य प्रदेश के लोगों का भाग्य बदल गया हो। 1000 रुपए से महिलाओं का भाग्य नहीं बदला है। अगर भाग्य बदला है तो उन लाखों युवाओं का व्यापम के कारण बदला है। तो फिर भी तो वो 8 साढ़े 8 लाख वोटों से जीत रहे हैं। अब वो पूरे मध्य प्रदेश में चूंकि जिस तरह का वातावरण बना है, और उसको लेके बहुत कुछ मैं कहूं कि कांग्रेस ने खुला मैदान छोड़ा है, और कांग्रेस ने जिस तरह से क्या आपको लगता है कि कांग्रेस ने उन्हें सुविधाजनक कैंडिडेट दिया था ताकि वो अच्छी वोटों से जीत सकें? क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में ये चीज़ बड़ी ट्रेंड करती है कि ये आपस में नेता टेबल पे बैठ के तय कर लेते हैं कि तुम मुझे ये उम्मीदवार दे दो, मैं तुम्हें ये उम्मीदवार दे दूँ, और एक दूसरे की मदद इस तरह होने का मध्य प्रदेश में रिवाज अभी कायम है। ऐसा सुनते तो हैं, अंदर खाने ये चर्चाएं चल रही हैं कि शिवराज सिंह ने पहले शायद ये कहा था कि भाई मुझे देश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत जाने का रिकॉर्ड बना लेने दो, तो इसमें शायद कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ सहयोग किया हुआ, क्योंकि प्रताप भानु शर्मा किस एंगल से कांग्रेस के ताकतवर उम्मीदवार विदिशा के लिए थे, ये सब बातें किसी से छुपी नहीं है। माने ये गले नहीं उतरता, जो ठीक कह रहे हैं आप। तो शिवराज सिंह केंद्र की राजनीति में आज यदि हम देखें, हो सकता है उनको केंद्र में मंत्री या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, जैसा कि बातें चल रही हैं। पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, शिवराज सिंह का मन अभी भी मध्य प्रदेश में रखा हुआ है, और जिस तरह के परिणाम आए हैं दिल्ली में, और शिवराज सिंह का मन मध्य प्रदेश में है, तो मोहन यादव की कुर्सी बहुत सुरक्षित अब नहीं है। यदि केंद्र में नरेंद्र मोदी को ताकतवर मैंडेट मिलता, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत से सरकार बनाती, तो शायद मोहन यादव के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा रहता। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, क्या आप इस संभावना पे की ओर देख रहे हैं कि शिवराज जी फिर से एक बार यहाँ शपथ लेंगे सीएम की? आपको लग रहा है वो सीएम बन के वापस आएंगे? मुझे इस बात की संभावना नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है कि एक बार फिर मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बन के आना चाहेंगे, क्योंकि उनका जो पूरा इकोसिस्टम है, उनके साथ के जितने नेता हैं, उनसे जितने भी वित्त पोषित होने वाले पत्रकार हैं, उनके समाज के उनके जितने भी लोग हैं, वो सब यही आशा कर रहे हैं, और शिवराज सिंह भी उनसे यही कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट के आऊँगा। तो इस बात में कोई दो मत नहीं है। अब केंद्र में उनके लिए अध्यक्ष बना दें, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बने कि एनडीए के पार्टनर्स कहें कि हमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं चाहिए भविष्य में, तो उन परिस्थितियों में ज़रूर हो सकता। पर शिवराज सिंह मुख्यमंत्री का उनका एक सपना है, और दूसरा उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, जो वो लोग बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा उसके लिए ना दबाते हैं ना छुपाते हैं। ये बात बिल्कुल जिसको कहें कि ओपन सीक्रेट है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना शिवराज सिंह खूब पहले से देख रहे हैं। अब उस सपने को देखने के लिए उनके पास में और बहुत सारे कारण भी मिल गए। आज आपने इतनी बड़ी खबर कर दी है, जो इसको सुनेगा प्रोग्राम को देखेंगे कि शिवराज जी फिर से सीएम बन के आने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश के नेता क्या करेंगे? कैलाश जी क्या करेंगे? बीडी शर्मा जी क्या करेंगे? मोहन यादव जी क्या आसानी से बनने देंगे? तो ऐसा तो नहीं है कि शिवराज जी के रास्ते में आपने कांटे बिछाने का एक रास्ता वो बना दिया? ये वाली बात कहकर एक तरह से शिवराज जी का रास्ता आपने और ज़्यादा कठिन तो नहीं कर दिया? नहीं, ना मैं किसी का रास्ता सरल कर सकता हूँ, ना मैं इस तरह के बयान से निश्चित तौर पे उन्हें तकलीफ ही होगी। मेरे बयान से कौन सी तकलीफ होने वाली? हम कौन से कैलाश विजयवर्गीय या छुपे हुए दुश्मन बाहर आ जाते हैं, छुपे हुए दुश्मन बाहर आ जाते हैं। प्रहलाद पटेल हैं जो हमारे कहे का बहुत ज़्यादा वजन है, या कि कोई, तो हम लोग तो एक साधारण से पत्रकार हैं जो अपनी समझ के अनुसार बात कह रहे हैं। पर इतना ज़रूर है, इतना आप मान के चलिए कि अब मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव की सरकार है, जैसा मान रहे थे कि आगे अच्छा समय मिलेगा, अब इस सरकार को अच्छा समय मिलने वाला नहीं है। देखिए शिवराज के लोग किस तरह से अब प्रेशर बनाना चालू करते हैं मोहन यादव पर, क्योंकि मोहन यादव की जो ताकत थी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो तो अब कमज़ोर हो चली है। शिवराज की कुछ ताकत आरएसएस है, और मध्य प्रदेश में एक छत्र राज्य
अगर मोहन यादव का चलता तो मुझे लगता कि अब वो बहुत मुश्किल हो चला है। दीपक जी, आप ब्रेकिंग पे ब्रेकिंग दे रहे हैं। आपने दूसरी बात कह दी। पहली बात आपने कह दी कि शिवराज जी मध्य प्रदेश आना चाहेंगे। दूसरी बात कह दी मोहन यादव के लिए बड़ी कठिनाइयां होंगी। तो मोहन यादव फिर क्या जवाबी हमले नहीं करेंगे? क्या मोहन यादव शिवराज जी की जो लाइन है उसको काटने की कोशिश नहीं करेंगे? राजनीति में कोई अपने परिवार को नहीं छोड़ता तो मित्र और पार्टी के आदमी को कहाँ? ऐसा नहीं हो कि आपके इस बातों को सुनकर या इस तरह की रिपोर्ट उनके पास भी होंगी। ऐसा नहीं आपके मेरे बयान के बाद ही उन पे होगी। तो इसके बाद में ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो इंटर फाइटिंग है, ये कहीं बढ़ने की संभावना तो नहीं दिख रही आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो जो उनकी भीतर की जो लड़ाई है वो तो चल ही रही है। क्या प्रहलाद पटेल इस बात से खुश हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया? क्या कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर को यदि माइनस कर दें, इंदौर में भी एक तरह का संघर्ष चालू हो ही चुका है, क्या कैलाश विजयवर्गीय पूरी तरह से खुश हैं? आप विंध्य में जो शुक्ला जी हैं उप मुख्यमंत्री, उनसे जरा पूछ लीजिए, वो तो शिवराज सिंह का झंडा लेके अभी भी। आपने शुक्ला जी की बात कही है तो मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी दे देता हूं, और ये बिल्कुल आधिकारिक जानकारी है। अभी उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, गोपनीय पत्र है, पर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं आज इस प्रोग्राम में। उन्होंने कहा है कि मुझसे चिकित्सा शिक्षा विभाग ले लिया जाए, स्वास्थ्य विभाग ले लिया जाए, और उसका एकमात्र कारण यह है कि विभाग तो दे दिया है शुक्ला जी को, सारी बुराइयां उनके सिर पर हैं, और वहाँ सारे अधिकार राज्य मंत्री को सौंप दिए हैं। जो नरेंद्र शिवराज पाटिल हैं उनको सारे अधिकार सौंप दिए हैं। अभी जो डीन की नियुक्तियां हुई हैं उसमें राज्य मंत्री ने जो चाहे और वो आदेश हुए हैं, और मुख्यमंत्री निवास से उनको छूट दी गई है। तो निश्चित तौर पे वे खुश नहीं है, जो आप कह रहे हैं। मैंने उसी बात को आगे बढ़ाया है। हाँ, तो जो नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, नरेंद्र पटेल, यहाँ से उदयपुरा से जो विधायक किरार हैं, है वो, शिवराज किरार के। है, क्यों उनको आगे बढ़ाया जा रहा है? शिवराज जी का विकल्प। मोहन यादव उनको शिवराज सिंह के सामने खड़ा कर रहे हैं। हालांकि एक बात और हम लोगों को मानना चाहिए कि मोहन यादव को शुरू में काफ़ी लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अब जिस होशियारी के साथ में मोहन यादव ने शिवराज के जितने भी सिपह सलार हैं उनके खिलाफ एक दूसरे अपने प्यादे को खड़ा करना चालू किया है, तो आने वाले समय में ये भाजपा का संघर्ष बढ़ेगा। पर इन सब चीज़ों के बावजूद भी मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार के लिए आने वाला समय बहुत आसान समय नहीं है। ये तो शुक्ला जी का एक चिट्ठी की बात है, भीतर भीतर जो अंदर खाने चल रहा है वो जरा हम लोग देखें। मोहन यादव की सरकार की एक भी ऐसी बात नहीं होती है जो शिवराज सिंह को पता न चले। शिवराज सिंह के सभी अधिकारी आज भी उन्हीं प्रभावशाली पोजीशंस पे हैं। शिवराज सिंह का जो इकोसिस्टम है, कम्युनिकेशन का, मीडिया का जो इकोसिस्टम है, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में किसी भी नेता का सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन इकोसिस्टम है, मीडिया इकोसिस्टम है। कितने सारे पत्रकार हैं मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह सीधे संवाद करते हैं, सीधे संवाद करते हैं, और सुबह नहीं होती जब तक उनके पास में एक टीम है। शिवराज जी नहीं भी डायरेक्ट करते हैं, उन्होंने एक अपने आसपास एक टीम खड़ी की है जो सारे पत्रकारों से सुबह टेलीफोन पे बात करके सारा फीडबैक लेती है, और वो उसकी पूरी की पूरी जिस्ट बनाकर शिवराज जी को देती है। तो निश्चित तौर पे आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन अभी आपने एक बड़ी बड़ी बात कही है कि ये जो अभी ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं मोहन जी के साथ उतनी नहीं आई, इसलिए शिवराज जी के प्रति वफादार है। अभी हमने देखा कि बेशक वो कह रहे हैं कि मेरा हैक कर लिया गया, लेकिन अभी मध्य प्रदेश के जो गृह सचिव है, प्रमुख सचिव गृह, उनका ही उनके फेसबुक में लिख दिया गया कि इस जीत का श्रेय शिवराज जी को जाता है। बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैंने नहीं लिखा है, हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तमाम सारी बातें हैं। लेकिन ये मैं ब्यूरोक्रेसी को लेके पूछूंगा सवाल आपसे, क्या कारण है कि 6 महीने बाद भी मोहन यादव अपनी खुद की टीम नहीं बना पाए? अभी तक IAS अधिकारियों की टीम नहीं बन पाई, ब्यूरोक्रेसी में जो पकड़ है वो नहीं बन पाई। कारण क्या है? देखिए, उसका सीधा सा कारण है, मोहन यादव पर्ची के मुख्यमंत्री हैं। उनकी जो पूरी ताकत थी वो दिल्ली में थी। उनको लगता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे दिल्ली नाराज़ हो जाए तो ठीक नहीं है। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश के चुनाव भी थे, लोकसभा चुनाव, जो उनको ड्यूटी उनसे कह दिया जाता था। उनका जो सुबह कार्यक्रम आता था कि आज फतेहपुर जाना है, आज बांदा जाना है, आज बदायूं जाना है, आज उड़ीसा जाना है, तो उस पर वो चले जाते थे। अब उनके लिए काम करने का अवसर मिलता, लेकिन जिस तरह से उनकी घेराबंदी की जा चुकी है, जो आपने कहा ना हैक कर लिया, तो हैक तो मोहन यादव का सिस्टम हैक्ड है, जिसमें चारों तरफ से उनकी घेराबंदी कर ली। मोहन यादव मुझे लगता है कि लंबी रेस का घोड़ा है।
यदि उनको थोड़ा सा समय मिल जाए, अगर एक आध साल का समय मिल गया तो बहुत लंबे चलेंगे। पर जिस तरह से अब शिवराज उनको डीस्टेबलाइज करने लगेंगे, इसको लेके भाजपा की भी कोई ना कोई योजना होगी। वो चाहेंगे कि भारतीय शिवराज सिंह को हम दिल्ली में व्यस्त कर दें, कहीं अन्यत्र, क्योंकि मध्य प्रदेश की यूनिट भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसको कहें कि जड़ है, यहीं से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में उदय हुआ है। तो यहाँ इतनी आसानी से वो अस्थिरता और किसी तरह का विवाद पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि अब मध्य प्रदेश में जो सत्ता के भीतर का संघर्ष है, शिवराज सिंह का जो गुट है और जो मोहन यादव का गुट, तो खैर अभी क्या कहेंगे, इसके बीच में देखने में मिलेगा। फिर इसके बाद में जो कांग्रेस से जो नेता आए हैं, अब ये पजामा कुर्ता खींचने का काम करेंगे कि भैया हमको लाए तो थे, इसलिए इनकी अब कोई उपयोगिता वहाँ पर नहीं रहेगी। तो सबसे ज़्यादा जिसको कहेंगे कि जो शब्द बोलते हैं, पता नहीं ये उचित है या नहीं, ये पार्लियामेंट्री वर्ड है या नहीं, कुत्ता फजीती तो इन कांग्रेस के नेताओं की होना है। तो मध्य प्रदेश में आनंद लेना चाहिए राजनीति के प्रेक्षकों के लिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है और खूब मज़े आएंगे। आप मध्य प्रदेश के जो सोशल मीडिया के जो ग्रुप्स हैं, भोपाल के सोशल मीडिया के ग्रुप्स मत देखिए, आप जो नीचे के जो ग्रुप्स हैं जरा उनके अंदर देखिए क्या चल रहा है। ग्वालियर की राजनीति अलग चल रही है, नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ वहाँ पर जिस तरह से लामबंदी हो चुकी है, ये तो अच्छा हुआ कि वहाँ पर जीत गए। हालांकि जीत कोई बहुत अच्छी नहीं हुई है, ग्वालियर भी हारते हारते बचे, मुरैना और भिंड का भी यही मामला है। तो वहाँ पर आप ये देखिएगा, जबलपुर में संघर्ष, प्रहलाद पटेल राकेश सिंह का जो संघर्ष है वो आप धीरे धीरे देखिएगा। अभी आरटीओ के जो मंत्री हैं उदय प्रताप सिंह, आरटीओ में जब पैसे का संघर्ष होगा, बीच बीच में हम लोग देखते हैं सामने आ जाता है अखबारों में, जब 6-6 कॉलम की खबरें छपती हैं, तो ये क्या है, ये वो जो पैसे के संघर्ष की ही जो सुचारू रूप से चल रही व्यवस्था जब भंग होती है, तो इस तरह से मीडिया में खबरें आती हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ऊंचाई पे है और कांग्रेस एकदम पतन पे है, तो ऐसे माहौल में क्या आपको तीसरी शक्ति की कोई संभावना मध्य प्रदेश में दिख रही है? अभी हमने देखा था कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ 7% वोटों के ढेर पे थी, लेकिन खिसक के वो आ गई है, अब 2-2.5-3% पे आ गई है। समाजवादी पार्टी भी अब लुढ़क गई है। आम आदमी पार्टी यहाँ आई जरूर थी, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गई। कार्यालय के तक के पैसे नहीं थे, जो कार्यालय का किराया देने के पैसे नहीं रहे, भोपाल में कार्यालय बंद करना पड़ा उनका, एक कमरे में सामान रखा हुआ है। तो ऐसे में तीसरी पार्टी की कोई संभावना दिख रही है, और यदि दिख रही है तो किसकी ओर आपका संकेत होगा? कौन ला सकता है, कौन सी यहाँ तीसरी ताकत बन सकता है? देखिए, जैसे मैंने शुरू में कहा कि आइडियल सिचुएशन तो यही है कि कांग्रेस फेल हो रही है, बीजेपी ज़्यादा ताकत है, तो एक तीसरा दल यहाँ पर उभरे। ये मेरी विशफुल थिंकिंग भी है कि मध्य प्रदेश में एक तीसरा दल आए सामने। लेकिन ये हो पाना मध्य प्रदेश में थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी ऐसी है। मैंने कहा 22% आदिवासी हैं, लेकिन उन आदिवासियों में भील सबसे ज़्यादा हैं, फिर गोंड आते हैं। तो भील और गोंड दोनों, अब भील भिलालाओं में नहीं बनती है, तो भील और गोंड तो बहुत दूर की बात है। फिर हम लोग आ जाएं दलित पर, दलित वोट 18% है, तो वहाँ अहिरवार जाटव सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, फिर तमाम तरह के हैं। अब ओबीसी आ जाइए, ओबीसी 51% है, उसमें से 4-5% यादव हो गए, यादव और गुर्जर में नहीं है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में अगर कहें ओबीसी में सबसे बड़ा यदि तबका है तो वो कुर्मी का है, जो आपके विंध्य के तरफ है। फिर काछी पटेल है। तो फ्रैगमेंटेशन इतना है, ब्राह्मण है वो भी ऐसे 6-7% की रेंज में, ठाकुर है वो भी इसी रेंज में। तो फ्रैगमेंटेशन ऐसा है। हाँ, मध्य प्रदेश में यदि कोई एक संविधान के नाम पर कोई एक पार्टी खड़ा करना चाहे तो वो एक पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि संविधान के नाम पर आदिवासी, दलित और ओबीसी का एक वर्ग साथ आ जाता है। और जिस तरह से संविधान को लेकर हमले हुए पिछले 10 वर्षों में, उसको लेके एक संभावना बनती है। पर इन संभावनाओं के बीच में मुझे जो लगता है कि आज कांग्रेस की भले ये दुर्दशा हो, इस दुर्दशा के बाद ही चीज़ें सुधरती हैं, तो अंत में कांग्रेस ही एक रेनबो पार्टी बनेगी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कांग्रेस भी कुछ बहुत ही आमूल चूल परिवर्तन करने की दिशा में शायद आगे बढ़ रही है। संकेतों में केवल इतना मैं आपसे कह सकता हूँ कि शायद कांग्रेस
मध्य प्रदेश को अब एक मध्य प्रदेश के रूप में ना देखे, वो मध्य प्रदेश को 6 मध्य प्रदेश के रूप में देखे, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक तिवारी जी, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज उन्होंने बहुत सारी बातें साफ और बहुत सारी बातें इशारों में कही हैं। आज ये जो दो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, पहला ये कि कांग्रेस में पूरी तरह से परिवर्तन होने की उन्होंने संकेत दिए हैं, और दूसरा ये कि अब शिवराज जी मोहन यादव को आसानी से सरकार तो नहीं चलाने देंगे। हम इस पर नज़र रखेंगे और ये भी देखेंगे कि ब्यूरोक्रेसी किसके साथ रहती है। लेकिन आज का ये प्रोग्राम आप पूरा देखिए। इस प्रोग्राम में कई चीज़ें आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए मिलेंगी, आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए मिलेंगी। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।